कहानी जो है वो दिल्ली की है, राजधानी दिल्ली की और दिल्ली के द्वारका इलाके की। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक मेट्रो स्टेशन है जिसे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन कहते हैं और इस सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पीछे काफ़ी घना जंगल है। इस जंगल में 9 अप्रैल को एक आदमी की लाश पड़ी होने की खबर पुलिस को मिली और द्वारका की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो खबर बिल्कुल सही थी। पुलिस ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी है और उसका गला किसी तेज़धार हथियार से काट दिया गया है, रेता गया है और साथ ही जो चेहरा है उसे भारी पत्थर से कुचल कर बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है जिससे उसकी पहचान ना हो सके। तो ऐसे ब्लाइंड मामले आमतौर पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि मरने वाले शख्स की पहचान पता हो और अगर पहचान पता नहीं हो पाती है तो केस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ती। तो खैर, पुलिस ने इस आदमी की पहचान पता करने की पूरी कोशिश की और उस इरादे से इस आदमी ने जो कपड़े पहन रखे थे, इस डेड बॉडी पर जो कपड़े थे, उन कपड़ों की पुलिस ने तलाशी ली। जेब से पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, कोई भी आई कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा और पुलिस का काम थोड़ा मुश्किल हो गया। पुलिस ने अब जहाँ पर वो बॉडी मिली थी उसके आसपास के इलाकों में थोड़ी तलाशी लेने का फैसला किया। सोचा कि एक बार झाड़ियों में ढूंढ लेते हैं, इधर देखते हैं, कहीं दूसरे कोने में देखते हैं, कुछ मिल जाए। और पुलिस की ये कोशिश जो है वो रंग लाई। पुलिस को थोड़ी ही दूर पर एक मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ मिला, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन भी पूरी तरह टूटा हुआ था, तोड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस ने इस टूटे हुए मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया, बरामद किया और डेड बॉडी भी बरामद की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इधर जो पुलिस को टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन हाथ लगा, पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन के सहारे ये पता करने की कोशिश शुरू की कि ये फ़ोन किसका है। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली और पता चला कि ये फ़ोन किसी आशीष कुमार नाम के नौजवान का है, जिसकी उम्र यही कोई 28 साल के आसपास का है और वो बरेली का रहने वाला है। इत्तेफाक से पुलिस को जो लाश मिली थी उस मरने वाले शख्स की उम्र भी 28-30 के आसपास की ही थी। पुलिस ने बरेली में आशीष कुमार के घर वालों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आशीष कुमार कहाँ है। तो घर वाले जो है वो बहुत परेशान पुलिस को लगे और घर वालों ने कहा कि आशीष कुछ रोज़ पहले ही जो है वो दिल्ली गया था और लौट कर नहीं आया है, उससे बात भी नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि मरने वाला शख्स जो है वो आशीष हो सकता है। पुलिस ने घर वालों को बुलवाया और बरेली से घर वालों ने आकर उस लाश की शिनाख्त की। लाश वाकई उनके बेटे आशीष की थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बरेली का रहने वाला आशीष अचानक दिल्ली क्यों आया और दिल्ली में इतने बर्बर तरीके से उसकी हत्या किसने की। कत्ल करने के बाद कातिल ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, ऐसी क्या बात थी, किससे दुश्मनी थी। घर वालों से जब पूछताछ हुई तो घर वाले कोई कंक्रीट आंसर नहीं दे पाए, कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाए किसी दोस्ती दुश्मनी के बारे में। पुलिस ने जो मोबाइल फ़ोन पुलिस के हाथ लगा था, उसी मोबाइल फ़ोन के सहारे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाने का फैसला किया। क्योंकि अब आशीष की पहचान पता हो चुकी थी, उसका मोबाइल नंबर पुलिस को मिल चुका था, तो पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक की, निकलवाया उसे। और CDR निकलवा कर पुलिस ने यह देखा कि एक आदमी से आशीष की हाल के कुछ दिनों में लगातार बात हो रही थी और अपनी मौत से पहले भी, उस दिन भी जिस दिन यह हत्या हुई यानी 9 अप्रैल से 1 या 2 रोज़ पहले, उस दिन भी लगातार उस नंबर पर उस आदमी से आशीष की बात हो रही थी। ये नंबर जो है अब शक के घेरे में आ चुका था और पुलिस अब इस नंबर के मालिक की पहचान पता करने की कोशिश में लगी थी। पुलिस को पता चला कि यह नंबर सुरेश गंगवार नाम के एक और नौजवान का है। अब सुरेश के बारे में जब बरेली में आशीष के घर वालों को पता चला तो उन्हें यह भी पता चला कि हाँ, सुरेश जो है दोस्त है आशीष का और दिल्ली में रहता है। तो अब सुरेश के बारे में पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगी और पुलिस ने जिस जगह पर यह बॉडी मिली थी उसके आसपास के सारे CCTV कैमरों की फुटेज जो है वो एग्जामिन करने की शुरुआत की। जब पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किए तो पुलिस ने देखा कि वाकई आशीष और सुरेश एक साथ कई सारे CCTV कैमरों में नज़र भी आ रहे हैं। तो ये अपने आप में इस बात की तस्दीक कर रही थी ये फुटेज, ये तस्वीरें, कि कत्ल से पहले सुरेश जो है वो आशीष के साथ था। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए सुरेश को पकड़ा, उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में सुरेश ने इधर उधर की कहानियां सुनाई, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि उसी ने आशीष की हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरेश जो कि आशीष का दोस्त था, आखिर उसने आशीष की हत्या क्यों की। और ऐसा दोस्त जिसके बारे में घर वाले भी जानते थे तो जाहिर है अच्छा दोस्त होगा, गहरा दोस्त होगा। तो सुरेश से जब पुलिस ने पूछताछ की तो जो कहानी निकल कर सामने आई, अब मैं वो कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ।
सुरेश और आशीष एक दूसरे को साल 2017 से ही जानते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों में दोस्ती कामकाज के सिलसिले में हुई थी। बरेली का रहने वाला आशीष काम के सिलसिले में असम पहुंचा था और दिल्ली का रहने वाला सुरेश गंगवार वो भी काम के सिलसिले में असम पहुंचा था। इत्तेफाक से एक फैक्ट्री में दोनों की मुलाकात हुई और दोनों की आदतें, दोनों के मिजाज मिलते थे, तो दोनों जो है परदेसी भी थे असम में देखा जाए तो दोनों की बहुत अच्छी वहाँ छनने लगी, दोस्ती हो गई और बहुत सारा वक्त दोनों ने वहाँ साथ साथ गुजारा। इसी दोस्ती के दरमियान सुरेश ने ये देखा कि आशीष की असम में दो लड़कियों से लगातार बात होती है। यानी ये जो दो लड़कियां हैं वो कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं थी, बल्कि उन्हें आप गर्लफ्रेंड का नाम दे सकते हैं। तो आशीष की दो गर्लफ्रेंड्स थी। अब आशीष एक लड़की से, एक गर्लफ्रेंड से तो अपने मोबाइल फ़ोन से बात करता था, लेकिन उसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी उससे बात करने के लिए आशीष अक्सर सुरेश से उसका मोबाइल फ़ोन उधार लिया करता था और सुरेश के मोबाइल फ़ोन से आशीष से उसकी बात हुआ करती थी उस लड़की की। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और असम की वो नौकरी जो है वो छूट गई। इसके बाद दोनों राजस्थान गए। राजस्थान में भी कुछ समय तक साथ में काम किया, लेकिन वो नौकरी भी खत्म हुई। इसके बाद आशीष अपने होम टाउन बरेली चला गया और इधर सुरेश जो है वो दिल्ली आ गया। इस बीच हुआ ये कि आशीष की जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ आशीष सुरेश गंगवार के मोबाइल फ़ोन से बात किया करता था, उस लड़की के साथ अब सुरेश की बातचीत होने लगी। असल में हुआ ये कि वो लड़की कभी कभार उस नंबर पर फ़ोन करती थी, तो आशीष और सुरेश तो अब दूर दूर रह रहे थे और हमेशा जाहिर सी बात है साय की तरह तो साथ रहने पर भी कोई एक दूसरे के साथ नहीं होता है। तो वो लड़की जब भी सुरेश को अकेला पाती, सुरेश से उसकी बातचीत शुरू हो जाती। धीरे धीरे हुआ ये कि उस लड़की का झुकाव आशीष की तरफ से खत्म होकर सुरेश की तरफ होने लगा और कुछ इतना होने लगा कि सुरेश और वो लड़की अब एक दूसरे को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह मानने लगे, ट्रीट करने लगे। लेकिन आशीष को जब ये बात पता चली तो उसे थोड़ा झटका लगा। उसे लगा कि ये तो दोस्त नहीं मेरे साथ खेल कर दिया। हालांकि यहाँ खेल वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि आशीष जो है वो खुद कोई अगर बहुत सीरियस रिलेशनशिप में होता तो दो लड़कियों के साथ रिलेशन में नहीं होता। आशीष भी जो है देखा जाए तो टाइम पास ही कर रहा होगा, लेकिन टाइम पास करने के बावजूद उसकी जानकार लड़की से या उसकी तथाकथित गर्लफ्रेंड से उसके दोस्त सुरेश का बातचीत या रिलेशनशिप शुरू हो जाना, वो आशीष को नागवार गुजरने लगा। अब उस लड़की को लेकर आशीष और सुरेश के बीच में कई बार कहासुनी भी हुई, लेकिन रिश्ता इन दोनों दोस्तों के बीच में खत्म नहीं हुआ। अब आशीष ने क्या किया, उस लड़की को फिर से काबू में लाने के लिए उसे डराना धमकाना और यहाँ तक कि ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस लड़की के कुछ पर्सनल और इंटीमेट फोटोग्राफ्स आशीष के पास थे, वीडियोस थे, और आशीष अब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने लगा। वो उस लड़की को लगातार डराता था और ब्लैकमेल करता था। सुरेश, जो कि अब उस लड़की का बॉयफ्रेंड बन चुका था, उसे ये बात नागवार गुजरती थी और उसने कई बार आशीष को समझाया, लेकिन आशीष पीछे हटने को तैयार नहीं था और सुरेश भी इस रिलेशन से पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो कुल मिलाकर दो दोस्तों के बीच में एक लड़की आ गई और उस लड़की को लेकर दोनों दोस्तों के बीच में खींचतान शुरू हो गई। फिर सुरेश ने तय किया कि वो आशीष को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने अप्रैल महीने में ही, यानी इसी महीने, आशीष को दिल्ली में एक जॉब अपॉर्चुनिटी का झांसा दिया, एक नौकरी का झांसा दिया और उसे अपने पास बुला लिया। पास बुलाने के बाद द्वारका में उसने आशीष को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद दोनों एक मॉल में गए, वहाँ साथ में घूमा फिरा, खाया पिया। उसके बाद बातचीत करने के लिए ही वो टहलते हुए सेक्टर 21 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पीछे के जंगलों में चले गए और वहाँ दोनों दोस्तों ने कहा कि हम तसल्ली से बात करेंगे, हमारे बीच जो मसले हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, सुलझाएंगे। लेकिन सुरेश गंगवार के दिमाग में तो खौफनाक साजिश थी। आशीष जो बरेली से चल कर आया था उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सुरेश कुछ कर भी सकता है। लेकिन सुरेश ने मौका पाकर आशीष पर सबसे पहले एक भारी पत्थर से वार किया जंगल में ही, और जब आशीष एक ही वार में तकरीबन बेसुध हो गया तो फौरन अपने पास मौजूद एक बड़े से चाकू से उसने अपने दोस्त आशीष का गला काट डाला। गला काटने के बाद उसकी पहचान जाहिर न हो, इस इरादे से उसने उसी पत्थर से जिससे उसने पहला वार किया था आशीष का चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया। इसके बाद और सबूत मिटाने के इरादे से आशीष का मोबाइल फ़ोन उसने निकाल लिया लाश की जेब से और उस मोबाइल फ़ोन को भी पत्थर पर पटक कर या पत्थर को मोबाइल फ़ोन के ऊपर पटक कर पूरी तरह से तोड़ दिया। और जब उसे तसल्ली हो गया कि अब इस मोबाइल फ़ोन से पुलिस कुछ भी रिट्रीव या रिकवर नहीं कर सकती या कोई भी इस मोबाइल फ़ोन से मरने वाले की पहचान पता नहीं कर सकता, तो फिर वो सुरेश जो है मौका वारदात से फरार हो गया। हालांकि उसके जंगल की तरफ जाने
आशीष के साथ घूमने के कई सारे लोकेशंस पर सीसीटीवी कैमरों में फुटेज कैद हो गई थी। सुरेश को यह लग रहा था कि इस कत्ल के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अव्वल तो आशीष की पहचान ही नहीं होगी, वो बरेली का रहने वाला है, लाश यहाँ मिल रही है, मोबाइल फ़ोन भी उसने तोड़ दिया है। लेकिन जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूँ कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलती या कुछ ना कुछ कमी मर्डर के प्लान में ज़रूर रह जाती है, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और अगर कोई गलती ना भी हो तो भी आप इसे इत्तेफाक कह लें या पुलिस वालों की कोशिश कह लें, इस तरह के संगीन मामलों में पुलिस बहुत शिद्दत से इन्वेस्टिगेट करती है और गुनहगार पकड़े जाते हैं। तो यहाँ भी एक दोस्त जो दूसरे दोस्त का कातिल था वो पकड़ा गया। तो ये थी दिल्ली की कहानी।